चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर पहुंचे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा की अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रशिक्षण शिविर में माउंट आबू के लिए जेपी नड्डा सतीश पूनिया के साथ रवाना हुए। माउंट आबू के लिए सतीश पूनिया के साथ जेपी नड्डा रवाना हो गए यहां से, और इससे पहले इनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहले से ही डबोक एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे और ये तस्वीरें उसी दौरान की। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत हासिल करेगी। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर के भी सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। माउंट आबू में वो समूह है, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जो टीम राजस्थान के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और उनका संबोधन हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत देगा, जिसके आधार पर हम लोग 2023 और 2023 को पूरी मजबूती से पार्टी के लिए काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि एक विशेष संदेश वो हमें देके जाएंगे। तो माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का, और आज कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर शामिल होंगे प्रशिक्षण शिविर में, और साथ ही साथ जीत का मंत्र अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को देंगे। समापन समारोह के मुख्य वक्ता आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। शिविर में मौजूद नेताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2023 के चुनाव का जीत का मंत्र देंगे, और इससे पहले जेपी नड्डा उदयपुर विशेष विमान से पहुंच चुके हैं। वहां से उदयपुर से रवाना होकर के आबू रोड के लिए निकल गए हैं, रास्ते में हैं, और रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि करीब 12 बजे के आसपास वे माउंट आबू पहुंच जाएंगे प्रशिक्षण शिविर में। इसके बाद यहां पर शिरकत करेंगे, यहां पर भी उनका स्वागत किया जाएगा और इसी दौरान उनका संबोधन होगा। एक नई ऊर्जा का संचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरीके से चुनाव में जाएंगी, इसको लेकर के एक रणनीति यहां पर बनाई गई है। उस रणनीति को अंतिम रूप भी देंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली मौजूद हैं माउंट आबू में, और हम आपको सीधे लिए चलते हैं कपिल के पास। कपिल, क्या जानकारी है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और आखिरी दिन है, क्या कुछ होना है? जेपी नड्डा कब तक यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, आज जो है वो आखिरी सत्र चल रहा है। संगठन और पार्टी की विकास यात्रा विषय पर आखिरी सत्र चल रहा है, और इस सत्र को प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित कर रहे हैं। अंतिम सत्र समापन सत्र होगा, लेकिन उससे पहले जो विषय तय किए गए थे उन विषय के आधार पर आज आखिरी सत्र है। जेपी नड्डा के कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। उदयपुर से वे काफ़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं, और रवाना होकर जगह जगह स्वागत उनका होगा। उसके बाद में वो माउंट आबू स्थित इस ज्ञान सरोवर स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप देखिए कि 3 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण शिविर चला है, इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीजेपी के नेताओं को ये प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई है कि एक एक विषय पर उनकी पूरी जानकारी हो, और उन्हीं विषय को लेकर जो जनता के बीच में जो लोग हैं वो पहुंच पाएँ। देखिए, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके उदयपुर पहुंचने का जो सिलसिला है, सिरोही पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और जो नेता है वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ओम माथुर, आप देख सकते हो, ओम माथुर उदयपुर पहुंचे हैं, सिरोही पहुंचे हैं, और इस प्रशिक्षण शिविर में वे यहां पर शामिल होंगे। ओम माथुर, आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, बहुत लंबा तजुर्बा है। इस तजुर्बे का आगामी दिनों में राजस्थान को कितना लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा लाभ? जितनी मेरी क्षमता उतना लाभ मिलेगा। हम काहे के लिए हैं? जो भी लाभ मांगेगा, जो भी लाभ मिलेगा वो तो पूरा मिलेगा, उसमें कोई कांग्रेस आप लोगों के ऊपर लगातार हमलावर है, खासतौर पर ईआरसीपी का मुद्दा उठाया हुआ है। बचा क्या उनके पास? कांग्रेस के पास कहीं जमीन तो बची नहीं उनकी, इसलिए हमला बोलने के अलावा, उल्टा सीधा बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब देश में इस तरह की राजनीति हो गई है कि झूठ और फेर अब नहीं चलने वाला। लेकिन आपकी पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, जिनको ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास। आपके समर्थक आपको भी इसी नज़र से देखते हैं?
अब मेरे समर्थक क्या देखते हैं वो आपको ज़्यादा पता है, बाकी मैं एक कार्यकर्ता के नाते हूँ, कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। तो भाजपा के वरिष्ठ ये ओम माथुर हैं और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और बीजेपी में अगर मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरे यदि निकलकर सामने आते हैं तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि बीजेपी में कई सारे बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस तरह की दौड़ में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरा, उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, बिना किसी मुद्दे के जो कांग्रेस है वो इस समय मैदान में खड़ी है और बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। जैसा सतीश पुनिया ने भी कल अपने सत्र के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी विपक्ष की विफलताओं को लेकर तो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतरेगी, बूथों को मजबूत करेगी और एक ऐसा किला राजस्थान में बनाएगी कि बीजेपी यहाँ पर अजेय और अभेद पार्टी के रूप में बन जाए। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन अगर आगे आने वाले चुनाव को लेकर के चुनौतियों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षण शिविर में इस पर भी चर्चा की गई होगी और आज अगर जेपी नड्डा के संबोधन को हम देखें तो वो अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। पार्टी की अंदरूनी जो भीतर गुटबाजी की जिस तरह की खबरें हैं उसको लेकर के उनके संकेत क्या हो सकते हैं जिसमें पार्टी आगे बढ़ेगी। और जैसा कि सतीश पुनिया से आप जब बात कर रहे थे और लगातार उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए। जी कपिल। भाई साहब, गुटबाजी को लेकर पार्टी काफी सख्त नजर आ रही, किस तरह के संकेत आज जेपी नड्डा? गुटबाजी नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, एकदम पार्टी सभी पूरी तरह से है और पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं। किसी तरह की प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। नड्डा जी का किस पे फोकस रहने वाला है आज मुख्य रूप से? देखिए, माननीय नड्डा जी जिस स्थिति कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, उनका कार्यकर्ताओं को सिर्फ संदेश है और कार्यकर्ताओं को जो पहले आए थे वो संदेश दिया, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, ये काम हमारा बूथ तक है। बूथ जीता, चुनाव जीता, हमारा कार्यकर्ता उसको फोकस करे, नीचे तक हमारा कार्यकर्ता काम करे, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं और 8 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए उनको नीचे तक करने की ले जाने का माननीय नड्डा जी का वो रहता है कि नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जाए और सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति। चुनाव में कैसे जाना है ये रास्ता भी नड्डा जी यहाँ पर बीजेपी नेताओं को बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में हमेशा रहती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है उसमें समापन समारोह है, उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार रहे हैं। निश्चित रूप से एक राजस्थान के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ हमारे प्रशिक्षण शिविर समाप्त होगा। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर खासे उत्साहित है कि जब जेपी नड्डा का यहाँ पर संबोधन होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो नीतियां हैं, जो योजना है, उससे जब राज्य स्तरीय नेताओं को अवगत कराएंगे तो यहाँ पर एक नया उत्साह जो है वो नेताओं में जगेगा और वो पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ में चुनावी मैदान में उतर सकेंगे। जी बिल्कुल कपिल, और भारतीय जनता पार्टी देखिए अगर जब भी चुनावी मोड में वो करें कि हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, लेकिन एक खास बात यह है कि माइक्रो लेवल तक प्लानिंग करती है चुनाव को लेकर के। पन्ना प्रमुखों का उन्होंने जिक्र किया है, किस तरीके से महत्वपूर्ण भागीदारी पन्ना प्रमुखों की रहने वाली है, इसको लेकर के भी इस प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया होगा। जी बिल्कुल, देखिए हर विषय पर मंथन किया जा रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता की ज़रूरत और उसकी समस्याओं पर यहाँ पर बात की जा रही है और उसकी समस्याओं का पार्टी स्तर पर कैसे निस्तारण हो ये भी इस प्रशिक्षण शिविर में समझाया जा रहा है। आप देखिए कि बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का सबसे प्रमुख जो है चुनाव में उतरने का हथियार रहा है। इस बार भी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। पन्ना प्रमुख का, जैसा अभी भजनलाल शर्मा ने जिक्र किया कि पन्ना प्रमुखों को लेकर भी बात की जा रही है। तो कल सतीश पुनिया ने भी स्पष्ट किया था कि 52,000 बूथों पर पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, यही इस प्रशिक्षण शिविर का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, विषय जो तय किए गए हैं वो एक एक विषय पर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में आम जनता के पास जाकर पार्टी की बात को रख सके, ये यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो नेता यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, हर विषय पर
प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि जो विषय थे आप देखिए बेहद महत्वपूर्ण विषय रहे, सोशल मीडिया जैसा विषय, विदेश नीति, कृषि, मीडिया और ये जो महत्वपूर्ण विषय रहे, संगठन की चुनौतियां रही है, तो इन विषयों पर ये जो नेता है यहाँ पर प्रशिक्षित होकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और वो कार्यकर्ता अपने जनता के बीच में जाकर चुनावी दौर में बताने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की अलग अलग विषयों पर क्या राय है। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और आखिरकार किस तरह की हलचल है ये भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तब भी हम दिखाएंगे कि आखिर कैसा माहौल है। और अब बहरहाल आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर के जैतसर के 5GB गांव में तालाबंदी लगातार जारी है। धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग, चारदीवारी की मरम्मत की मांग है। पड़ोस के घरों में बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी है। ग्रामीण धरने पर हैं और खबर यह है कि यहां पर स्कूल की ना तो चारदीवारी है और ना ही स्कूल अपग्रेड है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग लगातार है और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोस के घरों में यहां पर बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। ये शिक्षा प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करता है। ग्रामीण इन तमाम मसलों को लेकर के बैठे हुए हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें श्रीगंगानगर जिले के जैतसर के 5GB गांव की तस्वीरें, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल के ताला लगा करके उसके सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच श्री गंगानगर में पाठशाला पर ताले की बड़ी जानकारी है। केसरी सिंहपुर के 1B में ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया है। स्कूल में शिक्षकों को बढ़ाने की मांग ग्रामीण कर रखे हैं। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे, समझाइश का दौर जारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्री गंगानगर में पाठशाला पर तालाबंदी की गई है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की खबरें मिल रही हैं और इसी बीच खबर यह है कि यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। ग्रामीणों ने ताला लगा करके स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी संख्या में गांव के लोग यहां पर स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, तमाम उम्र के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केसरी सिंहपुर के 1B गांव की तस्वीरें और 1B गांव में शिक्षकों को बढ़ाने की मांग को लेकर के लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें तालाबंदी की देखिए। पाठशालाओं पर अलग अलग समस्याओं को लेकर तालाबंदी। श्री गंगानगर में 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। यहां पर पहली तस्वीर आप देखिए, ये तत्रासर स्कूल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर लगातार आज 8वां दिन हो गया है जब ग्रामीण यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग पर यह प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से उनकी सुध नहीं ली गई है। दूसरी तस्वीर, ये तालाबंदी की दूसरी तस्वीर जैतसर की है, जहां पर ग्रामीण सरकारी स्कूल के बाहर ताला लगा करके बैठे हुए हैं। आज इनके प्रदर्शन का, इनके धरने का दूसरा दिन है और यहां पर भी अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत करके नतीजा नहीं निकाला जा सका है। मांग यह है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, स्कूल में शिक्षक लगाई जाए। और तीसरी जो तस्वीर, आखिरी तस्वीर, वो केसरी सिंहपुर की इलाके की तस्वीर है, जहां पर सरकारी स्कूल के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तालाबंदी की है, स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी? अलग अलग जगहों से एक जैसी तस्वीरें आ रही है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने को लेकर के सड़कों पर है, तालाबंदी सरकारी विद्यालयों में हो रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ततारसर में तो तालाबंदी लगातार पिछले 7 दिनों से चली रही थी। आज 8वां दिन है। ये स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर बैठे हैं। तो कहीं पर स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिया गया है, लेकिन स्कूल क्रमोन्नत करने के बाद में जो आवश्यक संसाधन थे, आवश्यक शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। तो जिसको लेकर भी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। और ये मसला है श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर के 1B गांव का, जहां ग्रामीणों का कहना है कि मार्च 2022 में स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा न तो आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए, न ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ऐसे में अब क्रमोन्नत करने का फायदा क्या हुआ जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही दूसरा जो मामला आया है वो जैतसर के 5GB का आया है, जहां पर स्कूल
कि तालाबंदी कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, स्कूल क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सन 1962 से ये स्कूल प्राथमिक स्तर पर चल रहा है और आज 2022 में भी ये प्राथमिक स्तर का ही बना हुआ है, जिससे आसपास के क्षेत्र के बच्चों को दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए पड़ोस की ही किसी खाली स्थान पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को बैठा दिया है ताकि उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे। लेकिन ग्रामीण स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल क्रमोन्नति के साथ साथ शौचालय का पुनर्निर्माण और 4 दीवारी के निर्माण की मांग कर रहे हैं। रही बात ततारसर के 50 एनपी स्कूल की, तो देखिए आज 8वां दिन है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की। क्रमोन्नति का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय पर भिजवाया जा चुका है। आप तालाबंदी कर धरना उठा लीजिए, लेकिन ग्रामीणों ने आज अपनी मांग फिर रखी कि जब तक क्रमोन्नति का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाते वे तालाबंदी जारी रखेंगे, चाहे उन्हें। लेकिन अशोक, आखिर कमी कहां पर है? इस तरह की जब तस्वीरें आती है तो देखिए बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा होता है कि सरकार कोशिश करती है लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं अब वो अनुकूल नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, या जो डीईओ है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी अनदेखी है जिसकी वजह से ग्रामीणों को ताला लगा करके स्कूल के बाहर बैठना पड़ता है, तब उनकी जाकर के आवाज कोई सुनी जाती है? देखिए, इस तरह की पिक्चर्स जब हमारे सामने आती हैं तो इसमें केवल एक फैक्टर नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ना केवल स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनहीनता और संवेदनहीनता होती है, बल्कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर होता है। इसके अलावा जैसे कि ततारसर और हम जैतसर के स्कूल की बात करें तो इतने सालों से ये स्कूल संचालित हो रहे हैं और इन स्कूल को अब तक क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि बच्चों की और विद्यार्थियों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ शिक्षा विभाग के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें जिम्मेदार हैं कि उन्होंने समय से ही इन स्कूलों को क्यों नहीं क्रमोन्नत किया। और यदि हम तीसरी बात करें ग्रामीणों के बनबी स्कूल की, तो बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बेहद जरूरत है और ग्रामीण इसे लेकर के अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर सरकारी स्कूल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ये स्कूल कन्वर्ट किया गया था। अब छात्रों को स्कूल टीसी पकड़ा रहा है। छात्र छात्राओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर डीईओ पहुंचे हैं भीलवाड़ा के और साथ ही साथ पुलिस भी लगातार यहां पर मौजूद हैं। और इसी दौरान ग्रामीणों के प्रदर्शन को समर्थन मिला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से और इस दौरान पुलिस लाइन में यह स्कूल स्थित है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा की स्थिति है। भीलवाड़ा में हिंदी मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन अब ये स्कूल यहां के छात्रों को टीसी दे रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। और अब इन छात्र छात्राओं के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अब वो उतर गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से इसे समर्थन दिया गया है। तो वहीं अजमेर के बोराज गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि विभाग ने उनके गांव के इस इकलौती स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया और इसके बाद लॉटरी में जिन बच्चों का नाम नहीं आया उन्हें टीसी देकर कहीं और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। गांव में ऐसे कई निर्धन और अल्प आय वर्ग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरन गांव से दूर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने लामबंद होकर इसका विरोध शुरू कर दिया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कहा जा रहा है कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत हुई स्कूल से कोई विरोध नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग इस स्कूल को 2 पारियों में संचालित कर गांव के बच्चों को जबरन टीसी नहीं दें। ग्रामीणों की यह मांग है। आखिर जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे उनको क्यों निकाला जा रहा है? और ग्रामीणों का यह सवाल है कि उनको अगर निकाल दिया जाएगा तो वो कहां पर पढ़ने जाएंगे, वो दूर कैसे पढ़ने जाएंगे? कई बच्चे ड्रॉप आउट इसमें हो जाएंगे और इन बच्चों का नुकसान होगा। महात्मा गांधी ने क्रमोन्नत कर दिया है, अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से अध्ययनरत बच्चे हैं उनको जो 30% के आधार पर निकाले जा रहे हैं ये गलत है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका लॉटरी में नंबर नहीं आया वो बाहर निकाले जा रहे हैं, टीसी दी जा रही है, ये तो गलत है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर आमेर में हाथी का तांडव देखने को मिला है। महिला और बच्चों को कुचलने की कोशिश इस हाथी ने की है। जयपुर के आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हाथी ने महिलाओं और बच्चे को कुचलने की कोशिश की। हाथी की सूंड की मार से बच्चा
बाल बाल बचा है। और ये बड़ा हादसा होने से टल गया। आमेर के गांधी चौक पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्सेल और उत्साहित हाथी से सफारी आखिरकार क्यों करवाई जा रही है, बड़ा सवाल। लोगों ने कहा कि इस तरह के गुस्सेल हाथी से पर्यटकों के साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जयपुर से है। अरबाज, क्या जानकारी, हाथी यहाँ पर आमेर में बिगड़ गया? जी बिल्कुल, देखिए कि ये बड़ा अजीब मामला है कि जो गांधी चौक है अपना आमेर के अंदर, जहाँ पर हाथी स्टैंड है, वहां पर महिला और बच्चे मौजूद थे। पहले जैसा बताया जा रहा है सूंड से मारने की कोशिश की गई और बाद में पेट से जो है कुचलने की, दबाने की भी कोशिश की गई। अभी जो है हाथी को वहां से हटवा दिया गया है। पब्लिक वहां इकट्ठी हो गई थी, काफी हंगामा हो गया था और लोग कह रहे थे कि जो हाथी काबू में नहीं है, गुस्से में है। और ऐसे माहौल के अंदर आप पर्यटकों से ऐसी लोकेशन पे जो कि आमेर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि अच्छी या खराब हो सकती है, वहाँ ऐसे हाथियों से जो सफारी है वो क्यों करवाई जा रही है। यहाँ पर फिलहाल जो हाथी मालिकों ने हालात को संभालते हुए फिलहाल हाथी को हाथीगांव उसके खान में भेज दिया है। कुछ चिकित्सकों की टीम बुलाई गई है ताकि हाथी का मुआयना कराया जा सके, पता किया जा सके कि क्या मामला है। और जो महावत है उसको ताकीद की गई है कि अगले आदेशों तक वो इस हाथी को आमेर में जो ऊपर सवारी के लिए लेकर ना आए। बाकी हाथियों को लेकर के भी एक रिपोर्ट तलब किए जाने की यहाँ पर जो है मांग की, जो यहाँ पर आमेर प्रशासन के लोग हैं उन्होंने, ताकि वन विभाग हाथियों की जो हेल्थ का स्टेटस है उसको लेकर के कुछ पता करें और इस तरह के जो अनफिट हाथी हैं, जो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या इस तरह के गुस्सेल हो, उनको हटाया जा सके। देखिए बड़ी घटना है, अगर ये हादसा हो जाता तो बड़ा नुकसान होता। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हाथी ने एक महिला और बच्चे को कुचलने की कोशिश की है। बहरहाल इस हाथी को यहां से हटा लिया गया है। आमेर से बड़ी खबर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, सीआरपीएफ के जवान सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एएसआई और 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जोधपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल आत्महत्या का पूरा मामला और सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर और अन्य कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के पिता केसाराम ने ये आरोप लगाए हैं, मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। और जवान का आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर जवान ने आरोप लगाए थे। करवट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरेश जाट नाम के इस सीआरपीएफ के जवान ने सुसाइड कर लिया था। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आरसीए के चीफ कोच का इस्तीफा हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, रेलवे से जुड़े चीफ कोच निखिल डोरू और आरसीए के चीफ कोच निखिल डोरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुख्य कोच ने इस्तीफा दे दिया है और अब आरसीए के ये मुख्य कोच निखिल डोरू रेलवे से जुड़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। निखिल डोरू यहां पर प्रशिक्षण देते थे और लगातार आरसीए से जुड़े हुए थे बतौर मुख्य कोच और अब उन्होंने मुख्य कोच पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 2 साल से राजस्थान रणजी टीम के कोच थे डोरू, फिर रेलवे की टीम से जुड़ गए। निखिल डोरू पहले भी रेलवे टीम के कोच रह चुके हैं। एक बार फिर निखिल डोरू ने आरसीए छोड़कर रेलवे का रुख किया है। अब फिर से रेलवे की टीम को प्रशिक्षण देंगे निखिल डोरू। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि रेलवे से बेहतर ऑफर रहा, पहले भी मेरा रेलवे से जुड़ाव था, इसके साथ ही फ्री हैंड भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में महापड़ाव खत्म हो गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ग्राम पंचायत के परिसीमन का मामला और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दीग की पंचायतों को सीकरी पंचायत समिति में जोड़ने के मामले को लेकर महापड़ाव खत्म हो गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे थे और अब जो गतिरोध चल रहा था वो गतिरोध खत्म हो गया है और ये महापड़ाव खत्म हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के विरोध में 21 जून से महापड़ाव चल रहा था। राजनीति करते ना जातिवाद की राजनीति करते। ये प्रजातांत्रिक सरकार है और सरकार के कहने पर मैं यहाँ आया हूं और आपके बुलावे पर तो आना ही है। स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको कि आपको मैंने 15 दिन पहले कह दी
अकबरपुर वाले आए मेरे पास, उनको 15 दिन पहले कह दे। मैंने कहा जब तक मैं बैठा हूं आप चिंता क्यों करते हो उसकी? तो जो डीग में पंचायत जिनको रहनी है वो डीग में रखें अपने, और जिनको अगर सीकरी जाना है तो सीकरी जाए। एक निवेदन हो रहा है, खो थाने में बेदम और ककड़ा, जबकि 65% जो राजस्व है वो डीग थाने में आता है, और तहसील भी खो कर दी है, थाना भी खो कर दिया, इनने और बचा दिया। डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने का विरोध चल रहा है और लगातार स्थानीय जो लोग थे वो 21 जून से यहां पर महापड़ाव डाले हुए थे और सीकरी पंचायत समिति में जो ग्राम पंचायत जोड़ी गई हैं उनको जोड़ने का विरोध कर रहे थे। अलग अलग तरीके से आंदोलन करके ये अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, कभी भू समाधि लेकर तो कभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर और सड़क को जाम कर ये लगातार यहाँ पर महापड़ाव डाले हुए थे। और आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे और इनके बीच और मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच में वार्ता हुई तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि जो डीग पंचायत समिति में ग्राम पंचायत हैं उनको यथावत डीग पंचायत समिति में ही रखा जाएगा और जिन ग्राम पंचायतों के लोग को सीकरी में जुड़ना है वो सीकरी में जुड़ सकते हैं। ये आश्वासन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इनको आंदोलनकारियों को दिया है और उसके बाद ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया है। 9 ग्राम पंचायतों को लोग यहाँ पर महापड़ाव डाले हुए थे और लगातार इनकी जो मांग थी कि जो डीग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है उनको यथावत रखा जाए। तो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है। इनका कहना है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको डीग में ही रखा जाए। लंबे समय से डीग के जो लोग हैं वो डीग से ही आवागमन जाते हैं, ग्राम पंचायत जो सभी हैं उनके कामकाज जो है वो सभी डीग में होते हैं और ऐसे में अब ये सीकरी का सफ़र कैसे तय करते हैं इसी को लेकर के ये विरोध हो रहा था। लेकिन अब ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुका है और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इनको आश्वस्त किया है कि जो डीग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है वो डीग में ही रहेंगी और जो सीकरी में जोड़ना चाहेंगे वो सीकरी में जुड़ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह जहां भी पहुंचते हैं वहां पर आंदोलन जो है वो समाप्त होते हैं और आश्वासन देते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं और आज ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। ये लोग 21 जून से यहाँ पर महापड़ाव डाले हुए थे और आज इनका जो आंदोलन है वो समाप्त हुआ है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।